इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये जस्ट एक अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, उन्हें किस थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर अरेंज किया होता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसे P से डिनोट करते हो। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आप इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है? इसमें याद करने वाली बात है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, ये डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में। बता लो जी, क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या ये डाइपोल नहीं होगा? ये भी डाइपोल होगा, बट इसकी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। क्या ये डाइपोल कुछ ऐसे बना हुआ है, यहां माइनस क्यू प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है, यहां रखा हुआ है। तो क्या अब भी ये डाइपोल है? हाँ जी, ये डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन इस साइड है, ये भी एक डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन इस साइड है। तो ये भी दो अलग अलग डाइपोल है, इनका रिजल्ट, दो वेक्टर, इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, चेक कर लेते हैं, जैसे जैसे बोला बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2Q एंड Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x0 ya z0, मतलब y एक्सिस में है, x0 y0 z0 और x0 y, अच्छा z को हमेशा 0 ले रहा है। बेटा ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, इधर x एक्सिस ले लो, इधर y एक्सिस ले लो। एक चार्ज है प्लस क्यू, वो रखा हुआ था x0 ya, मान लो यहां से यहां, यहां ए पॉइंट है, यहां रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। दूसरा चार्ज है माइनस के 2Q, वो लिखा है 0 0 0 ओरिजिन पे, माइनस के 2Q यहां रखे। एक और प्लस क्यू है, वो रखा हुआ है XA Y0 Z0, XA इतनी ही दूरी यहां मान लो, ये जितनी है उतनी ही है, यहां रखा हुआ है। बताओ, समझ आया यहाँ पे? ये अरेंजमेंट है। वो कहता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। बेटा देखो, इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। ये कितने चार्ज है? माइनस के 2Q, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के क्यू माइनस के क्यू, टुकड़े करके टोटल कितना हो जाएंगे? -2Q। तो क्या एक डाइपोल बन गया ये, जिसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस साइड है ना? इसी तरह इधर भी है, इसकी डायरेक्शन है इस साइड। याद रखना यहां से यहां का डिस्टेंस a है, यहां से यहां का डिस्टेंस भी a है, ठीक है। तो पहले इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या वो इंटू 2a, 2a में ना a ही दिया हुआ है भाई, 2a नहीं दिया उसने, a ही दिया हुआ है डिस्टेंस दोनों के बीच में। और इसी तरह P2 जो निकलेगी वो भी क्या हो, इंटू a निकलेगी। बेटा ये एक वेक्टर है, यहां से यहां इसकी डायरेक्शन है P1 की, ये एक वेक्टर है यहां से यहां इसकी डायरेक्शन है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा विद रूट।
ये होता है ना दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों में एंगल कितने डिग्री का है? 90। और cos 90 कितना होता है बेटा? 0। तो ये आंसर आना चाहिए टोटल डाइपोल मोमेंट का। तो P1 की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, तो ये तो बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, क्यू ए रह गया, बाहर आ गया क्यू। ये आ गया आंसर। डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के? अगर मैं इनको पॉइंट मानकर स्क्वायर बना दूं, ये जो डायगोनल बनेगा यही डायगोनल तो होगा ये आंसर, यही तो डायरेक्शन होगी इनकी, ये डायगोनल। तो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट था, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट था, मतलब ये वाला पॉइंट जहां से होके गया वो ए है, एक्स भी ए है, वाई भी ए है, जेड 0 है, ए 0 है ना। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग है जो 0 ओरिजिन से ए 0 लाइन से होता हुआ चला जाएगा, यही इसकी डायरेक्शन है। ये लैंग्वेज चेक कर लो, इसमें लिखा है पहला आंसर है √2 क्यू ए, सही है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग 0 0 0 एंड एक्स ए वाई ए जेड 0, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू a है और z की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि ये 2D आपने ज्योमेट्री बनाई हुई है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहां क्लियर हो गया। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला सोल्व करते हो आप, 2pr अपॉन 4πε आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ आर क्या है? आर है उस पॉइंट का डिस्टेंस और ए है डाइपोल का डिस्टेंस, मतलब डाइपोल की जो लेंथ होती है। आप डाइपोल ऐसे बनाते हो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर और टोटल डिस्टेंस 2a, ए इधर, ठीक है। तो ये एक्सियल लाइन पर, इसी में शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ओके, तो जब r की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पर है पॉइंट का, ये डाइपोल शॉर्ट है, इसे शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन बोलेंगे। तो ये जो e की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी? 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। बेटा इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r4 हो जाएगा। जब r4 हो जाएगा, एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ r³ बचेगा। तो यहां से कंसेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r³ के। ठीक है, ये मैंने कौन सा फाइंड किया? एक्सियल लाइन के ऊपर। और यही चीज मैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए करूं। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, याद है? ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो लाइन जो डाइपोल को सेंटर से काट दे और परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है। इस लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करो, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E P अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हाँ जी, फॉर्मूला है, याद करने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज आपको, ठीक है। अगर इसमें भी केस कर दिया जाए r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आंसर आएगा E P अपॉन 4πε0। बेटा इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जब आप इसे नेग्लेक्ट कर रहे हो तो r स्क्वायर 3/2 आएगा, तो स्क्वायर और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, r3 बचेगा। ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बना था एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला बना है इक्वेटोरियल लाइन का। बताओ दोनों फॉर्मूला समझ आ गए? अब दोनों फॉर्मूले में कुछ रिलेशन देखो। जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल ये डबल है किसका? ई इक्वेटोरियल का।
शॉर्ट डाइपोल के केस में देख लो, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो ये डबल है इससे। तो ये एक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बता दो ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या होगा। दो तरह के केस बनते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप उसे यूनिफॉर्म, ज्यादातर केस में यूनिफॉर्म वाली बात ही करता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए, तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हो, यहां प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, कहीं ना कहीं प्लस से माइनस की तरफ जा रही होगी, सोच लो। तो ये माइनस के चार्ज इन प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, क्या वो इंटू ई का। ठीक है, नेचर उल्टा है, रिवर्स। और ये नेगेटिव इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, आप ये समझ सकते हो। सेम क्या वो इंटू ई, क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पर जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पे वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस समय डाइपोल में कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। लीनियर का मतलब ये ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बट इस चीज को ऐसे समझा जा सकता था, अगर ये डाइपोल ऐसा होगा तो ऐसे खींचोगे कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ इक्वल अपोजिट है, बट ये ऐसे है। अगर ऐसे खींचोगे इक्वल अपोजिट से, ये ना तो इधर जाएगा नहीं इधर, सिर्फ एक रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। अगर रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक टॉर्क होगा, इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एक टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। डेरिवेशन क्या है वो नहीं सिखा रहा हूं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। पी क्या है, पी है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और थीटा क्या है, एंगल, और किसके बीच में है, पी के बीच में और ई के बीच में ये एंगल है। तो ये आपके पास होगा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। नाउ अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो इस समय में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल की फॉर्म में आता, कोई ना कोई इंटीग्रेशन करते, कुछ करते, वेरिएशन करते, ठीक है, रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में दिखाते। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होता, ये फोर्स कम होता, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ बचता या जीरो नहीं होता, वो नेट नॉन जीरो होता। तो बॉडी ज्यादा की तरफ, ज्यादा फोर्स की तरफ मूव करती, या तो राइट में करती, अगर इधर घट रहा होता तो इधर ज्यादा होता, बॉडी इधर मूव करती, मतलब डाइपोल। तो बताओ लॉजिक समझ आया। दूसरी बात, जब इसी डाइपोल को, इस डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स करने से रोटेट कर रहा है, तो कोई ना कोई एंगुलर मूवमेंट हो रही है। एंगुलर मोमेंट का मतलब हो गया कि वो कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला एक और है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां टॉर्क लग रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, मतलब इसमें वर्क डन हो रहा है। तो उस वर्क डन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करवाया जाता है, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। मतलब वो पहले कितने एंगल पे था, फिर कितने एंगल पे है, तो बताओ इस एंगल से इस एंगल तक जाने में उसे कितना वर्क डन करना पड़ा, और यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इस डाइपोल के अंदर। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ। ए पॉइंट क्यू चार्ज लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इक्वेटोरियल लाइन of an electric dipole of dipole moment P if the distance of Q from the dipole is small r and r is very large from the then the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। तो आपको तो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या आंसर होता है, वो होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर a स्क्वायर पावर 3/2। बताओ याद है फॉर्मूला। अब मैंने कहा था जब r बहुत ज्यादा हो उसके साइज से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है p अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सीधा बता दिया था मैंने। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r को ऊपर ले जाओगे r-3 भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या r-3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कुछ ऐसे ही, इसमें से मेरे पास मैच कर रहा है डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है पूछ रहा है, पी के और आर क्यूब के माइनस के, यही आंसर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आ जाओ आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में ये कह रहा है, कहते हैं डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द टॉर्क ऑन द गिवन, द टॉर्क ऑन इट इज गिवन बाय। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। बेटा जब साइन लगा हो, साइन लगा हो तो वो उसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें? इसका फॉर्मूला है, इसका आंसर है बी। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field intensity E दे रखा है, ठीक है, एंगल दे रखा है। if it experience a torque दे दिया भाई, न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज दिस वन, कुछ भी नहीं है। देखो कहता है एक डाइपोल है, उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, बोलते जाओ 2 इंटू 10 की पावर कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड? 5 दे रखा है। चलो ठीक है, अच्छा और बताओ उसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, लेंथ बताओ। 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कुछ है? टॉर्क भी लग रहा है, कितना है? 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, पूछा क्या है? कहता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, यही पूछ रहा है। आपको ही पता है जो टाउ होता है वो पी ई साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? क्या पी दे रखी है यहाँ पे? तो क्याउ इंटू 2a लिख सकता हूं इसे, ठीक है। क्याउ तो मुझे चाहिए, टाउ अपॉन क्याउ 2a। 2a में पजल मत होना, 2a बस नोटेशन बनाई हुई है डिस्टेंस के लिए, कभी 2 कर दो। ये 2a कंप्लीट की वैल्यू है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइन थीटा है। बेटा क्या हुआ आ जाएगा, वैल्यू पुट करूं, इसको कन्वर्ट कर दूंगा साथ साथ। टाउ की वैल्यू है 4, ठीक है। चार्ज की वैल्यू, सॉरी चार्ज की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो वही रख दी। 2a कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2। ई की वैल्यू कितनी है भैया? 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन 30 डिग्री है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। लो भैया इसको सॉल्व कर दिया, ये कितना सोल्व हुआ? माइ प्लस के 3 बच गए, प्लस के 3, ये इसको कटो 2 आ जाएगा। 2 10 की पावर -3, और जो -3 होता है वो मिली होता है। ये आंसर होना चाहिए, है कि नहीं आंसर? 17 का बी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कहता है स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज। अच्छा जी, रेडियस दे दी है 10 सेंटीमीटर, चार्ज दे दिया उसके ऊपर जो फैला है 3.2 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। और बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। कहता है कितनी दूरी पर निकालना है इसको, आर मान लो दूरी को, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सफियर, ठीक है। बेटा अभी अभी एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि सफियर के बाहर की बात हो रही है। जब सफियर के बाहर की बात हो रही है, मुझे साइज से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे साइज से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा सीधा आंसर ये होना चाहिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या मैं यूज करूं, सफियर सफियर, ठीक है। तो सीधा इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज है 3.2 10 की पावर -7, और डिस्टेंस है बेटा 15, 15 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको करो 9 3.2 2 to 5 10 की पावर -4, ऊपर चल जाएगा प्लस के 4। अच्छा यहां कितना बचा, प्लस के 2, ऐसे ही होगा ना।
इसको करना पड़ेगा बेटा सोल्व, इसको सोल्व करोगे 18 8, ठीक कर रहा हूं, नीचे 2 to 5, इसका पॉइंट नीचे कर दो तो एक इसमें से कम कर दो, इसको सॉल्व कर दो। है कुछ ऐसा आंसर 10 की पावर 5 वाला आंसर है? 1.28 पे जाएगा, नियर बाय 1 पे, है ना? तो बी आंसर होना चाहिए इसका, 19 का बी आंसर है। ठीक है भाई, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है a thin conducting ring of radius r is given by the charge q, ठीक है, given charge, the electric field at the center o of the ring due to the charge on the part this one, ठीक है, E है वो, बनाता जाता हूं बेटा। ये सफियर है, इसके 4 पार्ट कर दो, 4 टुकड़े कर दो। इसके नेमिंग है ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वो कहता है इसको यहां के लगा रहा है, इस सेंटर पर, इस सेंटर पर इस वाले हिस्से का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का सेंटर पे इस साइड बनेगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे, है ना? पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा इस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू ई है। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए बी सी डी, ए सी डी बी, ये कितना होगा ए सी डी बी? ए गलत लिख दिया मैंने, ए बी सी इधर है ना, सी यहां है, यहां है ना, ए सी डी बी ऐसे कर रखा है ये। हाँ, कहते हैं इतने पोर्शन का क्या है। एक चीज सोचो, इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, होगा कि नहीं होगा? इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो यहां भी एक जैसे ही है, इधर होगा, और इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है? अब इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, इसका इसका इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि ये अभी मैं मान नहीं रहा हूं ये वाला जो इसके अपोजिट है, क्योंकि ये तो वैसे गिवन वैल्यू दे रखी है ना, उसको भूल जाओ, इतने हिस्से को बस भूल जाओ कि ये है ही नहीं अभी, है ना? ये भूल जाओ कि ये है ही नहीं। जब ये है नहीं है, सिर्फ इतने हिस्से की बात हो रही है ना मेरे, तो इसी का सोल्व करना है, उसका तो मैं भूल जाऊं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, वो उतने ही हिस्से के बराबर होगा ई, इसका जो भी हो, इसका जो भी हो, इक्वल एंड अपोजिट होगा। मान लो ये भी ई है, ये भी ई है, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, और इसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का हिस्सा तो कट करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो तो सिर्फ मैंने इसलिए देखा था कि इसका आंसर कितना है, तो सिर्फ यही तो आंसर आ रहा है, बाकी तो सारे कैंसिल आउट हो गए। बता, लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर ये सेंटर ओ है तो जो नेट आंसर बच रहा है वो बच रहा है ई, और उसकी डायरेक्शन किधर है? ओ से के की तरफ। नेट बचा है ई और उसकी डायरेक्शन किधर है? ओ से के की तरफ। देखना आंसर, ऐसा कोई आंसर है? हाँ, डी है, ई है, अलोंग ओ के। कंसेप्ट बताओ, समझ आया? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सेमी सर्कल दे रखा है, सेमी सर्कल जिसकी रेडियस ए है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। कहता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखना बेटा, कहता है ये है सेमी सर्कल, ये इसकी रेडियस है ए रेडियस है, इसके सेंटर पे अगर इस पे चार्ज कोई भी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ये भी दूरी ए ही होगी, ठीक है? कहते हैं बताओ सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता मैंने अभी अभी एक टॉपिक कराया था, एक लेंथ है, लेंथ पे चार्ज है, जो भी इसकी लेंथ है, और इससे कुछ दूरी पर, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
यहां पर। बेटा अगर मैं इसे पकड़ के ऐसा गोल कर दूं, क्या चार्ज बदल जाएगा? किसके ऊपर? लैम्डा जो है चार्ज अपॉन लेंथ, वो बदल जाएगा। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, क्या वो बदल जाएगी? कोई चेंज नहीं होगा। तो जो आधे पोर्शन, क्योंकि इसको अपोज करने वाला नीचे कोई नहीं है, इसको यहां अपोज करने वाला, इसका पूरे सर्कल का अगर हिस्सा होता, अपोज करने वाला, कट करने वाला है ही नहीं कोई। जब कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर मेरा आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। होता क्या आंसर? तो इसमें भी आंसर यही वाला तो होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बताओ, लॉजिक क्लियर हुआ? शेप क्या हुआ, है तो लेंथ ही। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी डिस्टेंस ए है पॉइंट का, इसमें भी डिस्टेंस आर है। तो आंसर तो वही आना चाहिए, कोई कैंसिल करने वाला है ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट का इस पॉइंट का मान सकता था कैंसिल हो रहा होता, बट ये तो है ही नहीं, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढो। 21 का सी आंसर आ रही है। ठीक है।